चाची की बेटी मंजू विदा हो चुकी थी। सुबह के 8 बज गए थे। सभी मेहमान सोए हुए थे। पूरा घर अस्त व्यस्त था। लेकिन मंजू की बड़ी बहन अलका दीदी जाग गई थी और घर में बिखरे बर्तनों को इकट्ठा करके रसोई में रख रही थी। अलका को काम करता देख रचना, जो उठने की सोच रही थी, उसने पूछा, अलका दीदी, क्या समय हुआ है? 8 बज रहे हैं। आप अभी से उठ गईं? थोड़ी देर और आराम कर लेती। बहन के ब्याह में आप पूरी रात जागी हो। 4 बजे सोए थे हम सब। आप इतनी जल्दी जाग गईं? कम से कम 2 घंटे तो और सो लेती। अलका मायूस हंसी हंसते हुए बोली, अरे हमारे हिस्से में कहाँ नींद लिखी है। घंटे भर में देखना, एक एक करके सब लोग उठ जाएंगे और उठते ही सबको चाय नाश्ता चाहिए। यह जिम्मेदारी मेरे हिस्से में आती है। चल उठ जा, सालों बाद मिली है। 2-4 दिल की बातें कर लेंगे। बाद में तो मैं सारा दिन व्यस्त रहूंगी। अभी मैं आधा घंटा फ्री हूँ। रचना अलका दीदी के कहने पर झट से बिस्तर छोड़ उठ गई। यह सच था कि दोनों चचेरी बहनें बरसों बाद मिली थीं। पूरे 12 साल बाद अलका दीदी को उसने ध्यान से देखा था। इस बीच न जाने उन पर क्या क्या बीती होगी। उसने तो सिर्फ सुना ही था कि अलका दीदी ससुराल छोड़कर मायके रहने आ गई हैं। वैसे तो 1-2 घंटे के लिए कई बार मिली थीं वे, पर रचना ने कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं की थी। गर्मी की छुट्टियों में अक्सर अलका दीदी दिल्ली आती तो हफ्ता भर साथ रहती। खूब बनती थी दोनों की, पर सब समय की बात थी। रचना फ्रेश होकर आई तो देखा अलका दीदी बरामदे में कुर्सी पर अकेली बैठी थी। आजा यहाँ, अकेले में गप्पे मारेंगे, एक बार बचपन की यादें ताजा कर लें, अलका दीदी बोली और फिर दोनों चाय की चुस्कियां लेने लगीं। रचना ने अलका से पूछा, दीदी आपके साथ ससुराल वालों ने ऐसा क्या किया कि आप उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ आ गईं? रचना, अब तुझसे क्या छुपाना, तू मेरी बहन भी है और सहेली भी। दरअसल मैं ही अकड़ी हुई थी, पापा की सिर चढ़ी लाडली थी, अतः ससुराल वालों की कोई भी ऐसी बात जो मुझे भली न लगती, मैं उसका जवाब दे देती थी। उस पर पापा हमेशा कहते थे कि वे लोग एक कहें तो तू 4 सुनाना। पापा को अपने पैसे का बहुत घमंड था, जो मुझ में भी था। दीदी ने चाय का घूंट लेते हुए आगे कहा, गलती तो सबसे होती है, किंतु मेरी गलती पर कोई मुझे कुछ कहे यह मुझसे सहन नहीं होता था। बस मेरा तेज स्वभाव ही मेरा दुश्मन बन गया। चाय खत्म हो गई थी। दीदी के दुखों की कथा अभी बाकी थी, अतः आगे बोली, मेरे सास ससुर समझाते थे कि बेटा इतनी तुनक मिजाजी से घर नहीं चलते। मेरे पति सुरेश भी मेरे इस स्वभाव से बहुत दुखी थे, किंतु मुझे किसी की परवाह नहीं थी। 1 वर्ष बाद आलोक का जन्म हुआ तो मैंने कहा कि 40 दिन बाद मैं मम्मी पापा के घर जाऊंगी। यहाँ घर ठंडा है, बच्चे को सर्दी लग जाएगी। मैं दीदी का चेहरा देख रही थी। वहाँ खुद के संवेगों के अलावा और कुछ नहीं था। मैं जिद करके मायके आ गई तो फिर वापस नहीं गई। 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, जाने कितने वर्ष बीत गए। मुझे लगा एक न एक दिन वे मुझे लेने जरूर आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया। कुछ वर्ष बाद पता लगा सुरेश ने दूसरा विवाह कर लिया है और फिर अचानक वे फपक फपक कर रोने लगी। मैं 20 वर्ष पूर्व की उन दीदी को याद कर रही थी, जिन पर रूप सौंदर्य की बरसात थी। हर लड़का उनसे दोस्ती करने को लालायत रहता था, किंतु आज 35 वर्ष की उम्र में वे 45 की लगती हैं। इसी उम्र में चेहरा झुर्रियों से भर गया था। मुझे अपलक उन्हें देखते काफी देर हो गई तो वे बोली, मेरे इस बूढ़े शरीर को देख रही हो? इस घर में मेरी इज्जत कोई नहीं करता। देखती नहीं मेरे भाइयों और भाभियों को? वे मेरे बेटे आलोक और मुझे नौकरों से भी बदतर समझते हैं। पहले सब ठीक था, पापा के जाते ही सब बदल गए। भाभियों की घिसी साड़ियाँ मेरे हिस्से आती हैं और भतीजों की पुरानी पैंट कमीजें मेरे बेटे को मिलती हैं। इनके बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं और मेरा बेटा सरकारी स्कूल में। 15 वर्ष का है आलोक, 7वीं में ही बैठा है। 3 बार 7वीं में फेल हो चुका है। अब क्या कहूँ? और दीदी ने साड़ी के किनारे से आंखें पोंछकर धीरे से आगे कहा, भाई अपने बेटों के नाम पर जमीन खरीदते जा रहे हैं, पर मेरे बेटे के लिए क्या है? कुछ नहीं। घर के सारे लोग गर्मी की छुट्टियों में घूमने जाते हैं और हम यहाँ बीमार मम्मी की सेवा और घर की रखवाली करते हैं। तू तो अपनी है, तुझसे क्या छिपाऊं? जवान जोड़ों को हाथ में हाथ डालकर घूमते देखती हूँ तो मन महसूस कर रह जाती हूँ। मैं दीदी को अवाक देख रही थी, किंतु वे थकी आवाज में कह रही थीं,
रचना, आज मैं बंद कमरे का वह पक्षी हूँ जिसने अपने पंखों को स्वयं कमरे की दीवारों से टक्कर मार कर तोड़ा है। आज मैं एक खाली बर्तन हूँ जिसे जो चाहे पैर से मारकर इधर से उधर घुमा रहा है। आज मैं अकेलेपन का पर्याय बनकर रह गई हूँ। दीदी का रोना देखा नहीं जाता था, किंतु आज मैं उन्हें रोकना नहीं चाहती थी। उनके मन में जो था उसे बह जाने देना चाहती थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद अलका दीदी आगे बोली, सच तो यह है कि मेरी गलती की सजा मेरा बेटा भी भुगत रहा है। मैं उसे वह सब न दे पाई जिसका वह हकदार था। नहीं पिता का प्यार, न ही सुख सुविधाओं वाला जीवन, कुछ भी तो नहीं मिला। सोचती हूँ आखिर मैंने यह क्या कर डाला। अपने साथ उसे भी बंद गली में ले आई। क्यों मैंने उसकी खुशियों की खिड़की बंद कर दी। और फिर दीदी की रुलाई फूट पड़ी। उनका रोना सुनकर 2-3 रिश्तेदार भी आ गए, पर अच्छा हुआ जो तभी बुआ ने आवाज लगा दी, अरे अलका कहाँ है। दीदी साड़ी के पल्लू से अपनी आंखें पोंछते हुए उठ खड़ी हुई। फिर बोली, देख मुझे पता है कि तू भी अपनी माँ के पास आ गई है पति को छोड़कर, पर सुन, इज्जत की जिंदगी जीनी है तो अपना घर नहीं छोड़ना, वरना मेरी तरह पछताएगी। अलका दीदी की बात सुनकर रचना किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। यह एक भयानक सच था। उसे लगा कि राजेश और उसके बीच जरा सी तकरार ही तो हुई है। राजेश ने किसी छोटी सी गलती पर उसे डांट दिया था, पर बाद में माफी भी मांग ली थी। फिर रचना की माँ ने भी उसे समझाया था कि ऐसे घर नहीं छोड़ते। उसने तुझसे माफी भी मांग ली है, वापस चली जा। रचना सोच रही थी कि अगर कल को उसके भैया भाभी भी आलोक की तरह उसके बेटे के साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो क्या पता मेरे साथ भी दीदी जैसा ही कुछ होगा। फिर नहीं नहीं कहकर रचना ने घबरा कर आंखें बंद कर लीं और थोड़ी देर में ही पैकिंग करने लगी अपने घर यानी राजेश के घर जाने के लिए। उसे बंद खिड़की को खोलना था जिसे उसने अपने अहंकारवश बंद कर दिया था। बार बार उसके कानों में अलका दीदी की यह बात गूंज रही थी कि रचना, अगर इज्जत से रहना चाहती हो तो अपना घर कभी मत छोड़ना। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।